कोई ऐसा फैसला जिसकी चर्चा ना हो बड़ा नहीं होता, और ऐसा फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण हो उसकी चर्चा हमेशा होती है। अब उत्तराखंड में एक ही हॉट इशू है कि कौन बनेगा डीजीपी। इस महीने मौजूदा डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद कौन डीजीपी बनने वाला है, यानी पुलिस महकमे का नया निजाम कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कौन होगा नया डीजीपी, क्या उसकी अहर्ताएं होंगी या कामचलाऊ व्यवस्था होगी, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। मैं हूं अजीत सिंह राठी और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कौन बनेगा डीजीपी। इस मुद्दे पर मैं आपके साथ एक विश्लेषण से साझा कर रहा हूं। अब चूंकि डीजीपी कौन बनता है, लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी होता है कि डीजीपी कैसे बनता है और डीजीपी बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम पुरानी प्रणाली पर लौटकर चलते हैं तो पुरानी प्रणाली में डीजीपी वही आईपीएस अफसर बनता है जो वो पात्र होता है जो 30 साल की सर्विस अपनी पूरी कर चुका होता है, और 30 साल की सर्विस में पूरी करने के बाद किसी राज्य में जितने भी आईपीएस होते हैं वो सब एलिजिबल होते हैं, और उनका पैनल शासन से या राज्य सरकार से यूपीएससी को भेजा जाता है, और यूपीएससी उनमें से 3 नाम सेलेक्ट करके राज्य सरकार को भेजती है, और 3 नाम में से एक नाम पर मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगा देते हैं, और उनका अपना विवेक है वो किसको डीजीपी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में बिल्कुल दूसरी तरह तस्वीर दूसरी है, और यहाँ पर 30 साल की सर्विस पूरी करने वाला कोई भी आईपीएस नहीं है। ऐसे 5 राज्यों के लिए भारत सरकार ने एक अलग व्यवस्था दी है कि जो 25 साल पूरी कर चुके जो लोग हैं, यानी अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में जो पहले से काम कर रहे हैं, अगर 30 साल पूरी करने वाला आईपीएस नहीं है तो 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले जो पात्र अफसर होंगे, जो एडीजी मतलब एडीजी पर काम कर रहे होंगे, एडीजी पद पर, उनमें उनको पात्र माना जाएगा, और उनके पूरे प्रस्ताव को उसके एक नामों के प्रस्ताव को यूपीएससी भेजा जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। इस नई व्यवस्था में थोड़ी सी तब्दीली आई है। एक तो जो कम सर्विस वाले हैं उनको यूपीएससी डीजीपी बनाने पर राजी हो गया है, तो उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में व्यवस्था की गई, तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा सही समय पर सही फैसला हो गया। अन्यथा पूरे अगला 1 साल जो है 2024, उसमें यहाँ पर कोई भी अफसर नहीं था, और 2025 की 1 जनवरी को दीपम सेठ डीजी रैंक में प्रमोट होते, और तब तक यहाँ पर काम चलाऊ व्यवस्था यानी कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था चलती। अब इस समय यहाँ पर 7 अधिकारी हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको एक बार फिर आपको समझाता हूँ कि नई व्यवस्था में क्या है। नई व्यवस्था बिल्कुल आधी व्यवस्था पूरी की पूरी वैसी ही जैसी पहले थी। आपको एक प्रस्ताव बनाना है एलिजिबल अधिकारियों का, यानी उत्तराखंड में जितने भी एडीजी हैं सब उसके पात्र हो गए हैं। दूसरा, वो शासन से होते हुए मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद यूपीएससी जाएगा। यूपीएससी एक बैठक बुलाएगी, बैठक में यूपीएससी के चेयरमैन या वो अपने किसी वरिष्ठ सदस्य को नामित कर सकते हैं, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह सचिव और डीजी रैंक में इंपैनल एक आईपीएस ऑफिसर जो केंद्र में तैनात होगा वो होगा, और उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी ये इनके मेंबर होंगे। तो ये सब लोग उस पर मंथन करेंगे। ये इस कमेटी को इंपैनल कमेटी बोलते हैं, जो इंपैनल करती है। वो 3 नाम वापस भेजेगी, और चूंकि यहाँ 25 साल वालों को डीजीपी बनाने की एक व्यवस्था भारत सरकार ने दी है, तो यहाँ अभी तक तो ये था कि पुरानी व्यवस्था में 3 नाम जो पैनल में आते थे, मुख्यमंत्री उनमें से एक को चुन लेते थे। लेकिन यहाँ पर पैनल जो वापस आएगा उनमें से एक को किसी को चुनने के बाद फिर भी केंद्रीय गृह मंत्री की या एमएचए की सहमति लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी, और उसको अपॉइंट करने से पहले। तो ये 2 बैरियर हैं, एक यूपीएससी का और एक फिर आने के बाद गृह मंत्रालय को वापस फाइल भेजने का और वहां से मंजूरी लेने का। अब बात आती है कि राज्य में दावेदार कौन कौन है। यहाँ पर 7 एडीजी रैंक के ऑफिसर हैं, सब सीनियर मोस्ट हैं। दीपम सेठ जो एडीजी आईटीबीपी एस्टेब्लिशमेंट है, दिल्ली में तैनात हैं, और मैं इनके साथ आपको इनकी विशेषता भी बताता चलूँगा, और इनकी खामियां और इनकी खूबियां और इनकी कमियां बताने की कोशिश करूँगा। अब दीपम सेठ यहाँ पर निशंक के अपर सचिव रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू सीएम, एडिशनल सेक्रेटरी होम, और नैनीताल और टिहरी जैसों के जिलों के एसएसपी भी रहे हैं, डीआईजी गढ़वाल रहे हैं, आईजी लैंड ऑर्डर रहे हैं, और थोड़ा जेंटलमैन किस्म के आदमी हैं। इस समय डेपुटेशन पर एडीजी एस्टेब्लिशमेंट आईटीबीपी में दिल्ली में तैनात हैं। तो उनका यहाँ पर पॉलिटिकली कितना इन्फ्लुएंस होगा, कितना नहीं होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सीनियरिटी में वो नंबर 1 आते हैं। नंबर 2 उन्हीं के बैच के, यानी दीपम सेठ का जो बैच है वो 1995 में है, और 1995 के ही उन्हीं के बैच में उनसे जूनियर जो पीवी के प्रसाद यहाँ पर एडीजी पीएसी हैं, वो भी देहरादून जैसे जिलों के कप्तान रहे हैं। उनका चूंकि ये डीजीपी की पोस्ट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वाली जरूर होती है, मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए कि वो उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, लैंड ऑर्डर में, इंटेलिजेंस में, खुफिया जानकारियों में, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इनपुट देना होता है, तो वो किस तरह से सरकार के मुफीद हो सकता है।
तो पीवी के प्रसाद का भी मतलब उनका कामकाज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम अच्छा रहा है और देहरादून जैसे जिले के एसएसपी भी रहे हैं, तो वो भी एक बड़े दावेदार इनमें हैं। तीसरे नंबर पर ये दोनों लोग उत्तराखंड कैडर के हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अभिनव कुमार, जो इस समय एडीजी इंटेलिजेंस के साथ साथ विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। और ये भी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कप्तान रहे हैं और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं, लेकिन यूपी कैडर से हैं। अब वो बात और है कि तकनीकी रूप से इनका कैडर यूपी है और वो लिटिगेशन में मामला है, ये कैट से स्टे लेकर के उत्तराखंड में रुके हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि राज्य गठन के बाद ये उत्तर प्रदेश नहीं लौटे और इनकी इच्छा यहीं काम करने की थी, तो लिटिगेशन ही से ही इन्होंने कैट में जाकर लिटिगेशन किया और इन्होंने अपनी नौकरी यहीं पर की, राज्य के लिए सर्विस की। वो कई जिलों के कप्तान रहे हैं और बेहतर अफसर साबित हुए हैं और इस समय विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और इंटेलिजेंस के हेड हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं। और चूंकि विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री है, तो ये जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री से उनकी नज़दीकियां बहुत पुरानी हैं और काफ़ी डीप उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, तभी वो एडीजी इंटेलिजेंस भी हैं और विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। अगर इन तीन अफसरों में हम देखते हैं कि सत्ता के में किसका दखल ज़्यादा है, तो वो अभिनव कुमार हैं। बस उनका एक ही डिमेरिट है कि वो यूपी कैडर से हैं, तो इस पर किसी को आपत्ति होगी यूपीएससी में कि नहीं होगी, जब वो कमेटी होगी, ये कहा नहीं जा सकता। फिर ये 1996 बैच के हैं, ये दीपम सेठ और पीवी के प्रसाद से एक बैच जूनियर है। जब 97 में हम पहुंचते हैं तो तीन बड़े अफसर यहाँ पर आते हैं। एडीजी एडविन अमित सिन्हा हैं, वो भी देहरादून, उधम सिंह नगर और तमाम जिलों के कप्तान और डीआईजी रेंज रहे हैं। इस समय वो भी मुख्यमंत्री की जो एक पसंदीदा अधिकारियों की लिस्ट होती है उसमें है, क्योंकि उनको अभी शासन में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, एडीजी एडमिन के साथ साथ विशेष प्रमुख सचिव खेल, तो वो भी एक दावेदार है। लेकिन बैच 97 है, तो ये माना जा रहा है कि 95-96 को छोड़कर 97 में कैसे होगा, तो ये खैर एक अलग की बात है, वहाँ क्या किस तरह का पैनल बन के आता है। संजय गुंजियाल चूंकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के यहाँ के एसएसपी रहे हैं, दोनों रेंज के डीआईजी रहे हैं और एडीजी हैं और इस समय डेपुटेशन पर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं आईटीबीपी में। और इस समय जो फ्रंटियर आईजी जो देहरादून में बैठता है, जिसकी बहुत बड़ी एक लंबा चौड़ा जुरिडिक्शन है पिथौरागढ़ से लेकर के हिमाचल तक, तो उसके वो आईजी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। तो उनका नाम भी यहाँ पर है कि वो भी, चूंकि जब कंसिडरेशन जोन में अगर वो हैं, तो पैनल में उनका, प्रस्ताव में उनका नाम जाना जरूरी है और वो भी दावेदारों में हैं। दावेदार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी पात्र ऑफिसर हैं। इसी बैच में मुरुगेसन इस समय निदेशक विजिलेंस हैं और वो इससे पहले भी एडीजी लैंड ऑर्डर और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और लो प्रोफाइल काम करते हैं। सीबीआई में वो लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो वो भी एक पात्र लोगों की पात्र अधिकारियों की सूची में शामिल हैं। अब फिर आता है 98 बैच एपी अंशुमन, जो इस समय एडीजी लैंड ऑर्डर हैं और लेकिन वो जूनियर मोस्ट एडीजी हैं और उनके नाम की संभावना थोड़ी कमी है, चूंकि वो जूनियर मोस्ट हैं, लेकिन वो भी एक अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं और आईबी में लंबे समय तक देश विदेश में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, अपना कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो ये 7 अधिकारी है। अब अगर इनमें से हम स्क्रूटनी अपने तौर पर ही करते हैं, तो स्क्रूटनी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 97 के 3 अधिकारी और 98 का एक जो एडीजी हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो इनको तो लगभग आप उस पैनल से बाहर ही समझिए, अगर कोई बहुत बड़ा मामला नहीं बन जाता। यानी अगर ऊपर के 3 नामों में से कोई एक नाम बाहर हो जाता है, तो नीचे से वरिष्ठता के आधार पर एक नाम ऊपर खिसकेगा। तो अब कुल मिलाकर मुकाबला दीपम सेठ, अभिनव कुमार और पीवी के प्रसाद के बीच है। दीपम सेठ इस समय एडीजी आईटीबीपी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो दिल्ली में है। पीवी के प्रसाद लेकिन यहीं है और अभिनव कुमार भी यहीं है। अब ये पूरा का पूरा एक पूरी तस्वीर एक सामने आ गई है कि इनमें से कोई डीजीपी बनता है। जैसे लोग पूछते हैं कौन बनेगा डीजीपी, तो इन 7 अधिकारियों के नाम आते हैं और साथ में भी जो ऊपर वाले 3 हैं, दीपम, अभिनव और पीवी के प्रसाद, उन पर लोगों की नज़र टिक जाती है। अब चूंकि यूपीएससी को जो प्रस्ताव जाना है नामों का, वो प्रस्ताव अभी तक नहीं गया है, वो अभी शासन में ही है। गृह विभाग से मैंने आज जब सुबह जानकारी ली, तो वो प्रस्ताव अभी दिल्ली नहीं गया है। यूपीएससी के पास पूरे देश भर की पदोन्नति का और डीपीसी का काम रहता है, इंपैनल करने का काम रहता है। तो मुझे नहीं लगता, चूंकि यूपीएससी पहले ही कहता है कि जब अगर आपके पद खाली हो रहे हैं, तो 3 महीने पहले हमें वो प्रस्ताव भेजिए जिसको हमें इंपैनल करना है, यानी एक पैनल आपको वापस भेजना है। और आज तारीख हो गई है 8,
8 नवंबर है और जो मौजूदा डीजी हैं अशोक कुमार, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरे इंतजाम, पूरी व्यवस्थाएं सब उन्होंने करके देख लिए हैं। उनका एक्सटेंशन का कोई एक्सटेंशन होता नजर नहीं आ रहा है, एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। तो अशोक कुमार को कुल मिलाकर जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ना चाह लें, तब तक उनको कोई एक्सटेंशन की कोई उम्मीद नहीं है और अभी तक उनकी कोई ऐसी फाइल भी नहीं चली है। तो अशोक कुमार को अभी तक की परिस्थितियों के अनुसार 30 तारीख को रिटायर होना ही होना है। और ऐसे में अगर यूपीएससी को प्रस्ताव देरी से जाता है तो फिर क्या होगा कि काम चलाऊ व्यवस्था आएगी। यानी जैसा मैं अभी कह रहा था, कौन होगा डीजीपी इन 7 नाम में से? क्या होगी अहर्ता? अहर्ता मैंने आपको बताई कि एडी 25 साल की सर्विस पूरी कर लेनी चाहिए इन 5 राज्यों में, उत्तराखंड समेत, बाकी जगह 30 साल है। और अब काम चलाऊ व्यवस्था क्या होगी? काम चलाऊ व्यवस्था, एक सवाल ये भी उठता है। प्रस्ताव अभी यूपीएससी को नहीं जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि काम चलाऊ व्यवस्था की तरफ सरकार राज्य की पुलिस जो है, राज्य की पुलिस का जो बेड़ा है काम चलाऊ नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है। काम चलाऊ नेतृत्व कौन होगा? अब फिर इस पर बहस छिड़ती है। लेकिन काम चलाऊ में कौन कौन हो सकते हैं कि चूंकि दीपम सेठ तो आईटीबीपी में है, उनको काम चलाऊ डीजीपी नहीं बनाया जा सकता, कार्यवाहक डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। पीवी के प्रसाद का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। और अभिनव कुमार मुख्यमंत्री के बहुत ही करीब हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर इस समय है। तो एक चर्चा ये बनती है, लोगों का ये मानना है कि अभिनव कुमार कार्यवाहक डीजीपी हो सकते हैं अगर यूपीएससी का प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो ये एक अपनी जगह स्थिति बनी हुई है। लेकिन कार्यवाहक बनाने के पीछे चाहे दीपम सेठ को कार्यवाहक बनाए, चाहे पीवी के प्रसाद को बनाए, चाहे अभिनव कुमार को बनाए, अगर प्रोसेस नहीं करके कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था की गई तो हमें पिछले इलेक्शन का भी वाकया याद रखना होगा, जब बंगाल में एक डीजीपी को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया था। तो काम चलाऊ व्यवस्था पर एक तो इलेक्शन कमीशन ब्रेक लगा सकता है। दूसरा, अभी आपने हमारा जो एक पड़ोस का राज्य है पंजाब, वहां पर जब सिद्धू मूसेवाला की का मर्डर हुआ तो वहां के डीजीपी बावरा को 87 बैच के हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, उनको फोर्सली लीव पर भेज दिया, यानी फोर्स लीव पर भेज दिया गया। और उसके बाद जो 92 बैच के गौरव यादव हैं उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। और कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद चूंकि प्रदेश में, पंजाब में कई और अफसर थे जिनको डीजीपी बनाया जा सकता था, उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, उन्होंने भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया। तो गौरव यादव के खिलाफ बावरा हाँ तो कैट में चले गए हैं। जब बावरा फोर्स लीव से लौटे तो उनकी पोस्टिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पद पर हो चुकी थी और उनकी सीट पर गौरव यादव बैठे थे। तो अब ये है, बावरा जब कोर्ट गए हैं तो कैट गए हैं, तो कैट में इसकी सुनवाई चल रही है, चूंकि तारीखें लगी हैं, क्या अंजाम होगा क्या नहीं। लेकिन उन्होंने दो चीजें आधार बनाई है पूर्व डीजीपी बावरा ने, कि एक तो गौरव यादव की नियुक्ति यूपीएससी की जो गाइडलाइन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार नहीं हुई, यूपीएससी प्रस्ताव नहीं गया, वहां से पैनल बनकर नहीं आया था, इसलिए गौरव यादव को डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी डीजीपी को बिना किसी वजह के 2 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा, और उनको उनके टेन्योर से पहले ही चीटिंग की गई, वो फोर्स लीव पर भेजे गए। फोर्स लीव के बाद जब वो फोर्स लीव पर थे उसी समय गौरव यादव को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया और अब उनको फुल फ्लैश डीजीपी अपनी तरफ से बना दिया गया, यूपीएससी की गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। तो अगर यहां भी कार्यवाहक व्यवस्था या काम चलाऊ व्यवस्था सरकार अमल में लाती है तो ये लिटिगेशन वाला इशू भी हमेशा बना रहेगा। और इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चूंकि कानून पसंद हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को अक्सर देखा गया है कि वो हमेशा नियमों के तहत चलने वाले काम ही करते हैं। लेकिन अगर काम चलाऊ व्यवस्था की गई, भले ही कोई भी बने, मैं अभिनव कुमार की या दीपम सेठ की या पीवी के प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये मामला लिटिगेशन में जाने की पूरी चांस रहेगा, एक बात। और दूसरा, एक और इसमें फैक्टर है कि आप अगर पैनल, अगर मान लें यूपीएससी का प्रोसेस फॉलो होता है और पैनल वापस आता है 3 नामों का, 3 में अगर जूनियर मोस्ट को डीजीपी बना देते हैं तो फिर एक चीज ये भी गुंजाइश रहेगी कि आपको जो 2 ऊपर जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी पदोन्नति देनी होगी डीजी रैंक में। चूंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जूनियर अधिकारी डीजीपी बन जाए और सीनियर अधिकारी जो है वो डीजी रैंक में इंपेनल भी ना हो। तो ये कई सारे लिटिगेशन रहेंगे। अगर मान लिया पीवी के प्रसाद को डीजीपी बनाया जाता है तो अभिनव कुमार को प्रो फार्मा प्रमोशन देना होगा, क्योंकि दीपम सेठ सीनियर है। अगर अभिनव कुमार को डीजीपी बनाया जाता है प्रोसेस फॉलो करके पूरी प्रक्रिया के तहत, तो दीपम सेठ को प्रोफार्मा और पीवी के प्रसाद को यहीं डीजी रैंक में इंपेनल करना होगा, क्योंकि उनसे एक बैच जूनियर डीजीपी बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लिटिगेशन की तरफ इशारा करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में मुख्यमंत्री इसमें नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की इस समय जो ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, निवेश के लिए बाहर निकले हुए हैं और उनका समय नहीं है। हो सकता है प्रस्ताव जाने में इस वजह से देरी हो रही हो, लेकिन बहुत ही दिलचस्प देखना रहेगा कि उत्तराखंड का डीजीपी कौन, अहर्ता क्या होगी, अहर्ता या फिर होगी काम चलाऊ व्यवस्था।
नमस्कार।